दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 5 नवंबर 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस 2021 के लिए मुख्य परीक्षा के स्पेशल अंक हम दे रहे हैं। इनको आप डेली करते जाएं। जो पीडीएफ दे रहे हैं उनको कलेक्ट करते जाएं। आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे यूपीएससी दे रहे हो यूपी पीसीएस दे रहे हो, दोनों के लिए। चलिए पहले प्रीलिम्स के फैक्ट्स देख लेते हैं। जिनको सिर्फ आरओ देना है या फिर सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्तर के परीक्षाएं देनी है, वो केवल प्रीलिम्स वाला सेक्शन पहले जो हम बताएंगे ये देख लिया करें। बाकी मुख्य परीक्षा वाले दोनों देखा करें। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को बनाया भारतीय पुरुष टीम का मुख्य कोच। तो हेड कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। द्रविड़ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्हें भारत में 2023 50 ओवर का जो विश्व कप होगा 2023 में, तब तक के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और 2023 में विश्व कप कहाँ होना है? तो भारत में होना है। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। केरल के PR श्रीजेश सहित 12 को मिलेगा खेल रत्न। तो ओलंपियन PR श्रीजेश भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बन गए हैं। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार PR श्रीजेश, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहेन सहित 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। नीरज चोपड़ा वही हैं, रवि कुमार दहिया वही हैं, लवलीना बोरगोहेन वही हैं जिन्होंने जीता था मेडल ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स में पहला। और PR श्रीजेश ये वही ओलंपियन हैं जो हॉकी में गोलकीपर का काम करते थे और गोलकीपर के तौर पर खेल रहे थे। और मैच जीतने के बाद, कांस्य पदक जीतने के बाद ये पोल पर चढ़ गए थे। ये पूरी लिस्ट आपको 12 लोगों की याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो सुमित अंतिल जो पैरा एथलेटिक्स हैं, रवि कुमार दहिया रेसलिंग से संबंधित जिन्होंने रजत पदक जीता था रेसलिंग में, कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में, अवनी लेखरा ये पैरालंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे, एक कांस्य और एक गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने शूटिंग में, ठीक है, पैरालंपिक में। मिताली राज क्रिकेट कौन नहीं जानता। नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश हॉकी से, कृष्णा नागर ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड जीता था कहाँ पे? पैरालंपिक में। प्रमोद भगत इन्होंने भी गोल्ड जीता था, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी कप्तान थे। मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था। सुनील छेत्री ये फुटबॉल से हैं और काफ़ी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो इतने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहली बार ऐसा है कि 12 लोगों को एक साथ दिया जा रहा है। पिछली बार 5 लोगों को दिया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब में उन्नत 650 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे किया है? पंजाब में। बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब में उन्नत 650 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। यह सुविधा CDAC पुणे के सहयोग से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये केंद्र स्थापित किया गया है। यह बड़े पैमाने के जीनोमिक्स डेटा के विश्लेषण में मददगार होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के लिए की आधारभूत संरचना की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर 2021 को ग्लासगो में क्लाइमेट समिट के मौके पर COP26 जो ग्लासगो में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स का शुभारंभ किया, IRIS का। इसका उद्देश्य छोटे द्वीप विकासशील राज्यों में लचीला, टिकाऊ और समावेशी आधारभूत संरचना के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करना है। उन्होंने यह भी बताया कि इसरो सिट्स के लिए एक विशेष डेटा विंडो बनाएगा, अर्थात जो छोटे द्वीप विकासशील राज्य हैं उनके लिए एक विशेष डेटा विंडो बनाएगा।
जम्मू कश्मीर की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। तो बधिरों के लिए जम्मू और कश्मीर टीम ने फ्रांस के पेरिस वर्साय में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर टीम ने। बधिरों के लिए भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। चैंपियनशिप 26 से 30 अक्टूबर 2021 तक फ्रांस के वर्सेल्स में आयोजित की गई थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक की शुरुआत। केंद्र ने 1 नवंबर 2021 को से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान, क्या नाम है इसका, हर घर दस्तक शुरू किया। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार पी वलसाला को मिला एजुथाचन पुरस्कार। तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार पी वलसाला को प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कारम 2021 के लिए चुना गया है। उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। इतना ही याद रखिएगा। केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान का नाम धुचंथु रामानुजन एजुथचन के नाम पर रखा गया है। तो ये पुरस्कार सबसे बड़ा केरल सरकार का ये साहित्यिक पुरस्कार है। तो किसको मिला है? उपन्यासकार पी वलसाला को। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह कितना हुआ? 1.3 लाख करोड़ के पार हो गया। अब तक का दूसरा सबसे अधिक राजस्व है। तो अक्टूबर 2021 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये मेंस लिखने वाले जो जीएसटी पर लिखेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अक्टूबर के लिए जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। पहला सबसे अधिक कब था? अप्रैल 2021 में। ठीक है। अक्टूबर 2021 के महीने का राजस्व अक्टूबर 2020 में जीएसटी राजस्व से 24% अधिक है। मतलब पिछले वर्ष अगर इसी समय के जीएसटी राजस्व की बात करें तो उससे 24% अधिक है। कश्मीर को डल झील में मिला अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर। तो कश्मीर को प्रसिद्ध डल झील में अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिल गया है। तो थिएटर को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया। पर्यटकों और क्षेत्र के निवासियों को थिएटर में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। थिएटर से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को फायदा होगा। ओपन एयर की अवधारणा बहुत ही अनोखी है और यह दुनिया में कहीं और नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन ने अपनाई रोम घोषणा। तो 31 अक्टूबर 2021 को आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। तो यहाँ पर रोम घोषणा को अपनाया गया। सदस्य देशों ने वैक्सीन की आपसी मान्यता, वैक्सीन को जल्दी मंजूरी देने के लिए WHO की सहायता करने और दिसंबर 2021 तक विकासशील देशों के लिए ऋण भुगतान को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत के G20 के शेरपा थे, मतलब प्रधानमंत्री के सहयोगी थे वहाँ पर जो गए हैं। पर्ल अग्रवाल बनी फर्स्ट मिस इंडिया 2021। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता, जिसमें लेख उटैया फर्स्ट रनर अप और श्रेया गुप्ता सेकंड रनर अप रही। तो मिस इंडिया 2021 कौन बनी? पर्ल अग्रवाल। ध्यान रखिएगा ये फेमिना मिस इंडिया नहीं है जो मिस इंडिया होता है। इसका नाम फर्स्ट मिस इंडिया इसलिए है क्योंकि एक आप देखते होंगे फर्स्ट न्यूज़ करके न्यूज़ चैनल है, तो उस न्यूज़ चैनल ने ये ऑर्गेनाइज करवाया था। तो उसमें पर्ल अग्रवाल को ये पुरस्कार मिला है, मतलब ये खिताब मिला है फर्स्ट मिस इंडिया, इसीलिए फर्स्ट लगा हुआ है इसमें। विकलांगता, चुनौती और अधिकार आते हैं मुख्य परीक्षा वाले सिलेबस में। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर, ये आपका जो सामाजिक न्याय वाला पोर्शन है सेकंड पेपर का और थर्ड पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हवाई अड्डों पर दिव्यांगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मसौदा मानदंड जारी किए गए। यह मसौदा दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 का अनुसरण करता है, जिसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिव्यांग व्यक्तियों हेतु पहुंच मानकों के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशा निर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। सुगम्य भारत अभियान आपको पता होगा, इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम, बहुत महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार का, जहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पे दिव्यांगों की सहूलियत के लिए काफ़ी कदम उठाए गए। प्रमुख बिंदु आज आप देखते होंगे रेलवे स्टेशंस पे दिव्यांगों के लिए उनके बहुत ही सुरक्षित और
सरलता से आवाजाही के लिए तमाम सुविधाएं कर दी गई हैं। तो इस तरह से प्रत्येक स्थान, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां उनको सुविधा दी जाती है। तो प्रमुख बिंदु क्या है इसके? किसी एक विशिष्ट सीमा के भीतर कोई गतिविधि जिसे मनुष्य के लिए सामान्य माना जाता है उसको करने में अक्षमता को दिव्यांगता कहा जाता है। दिव्यांगता भारत जैसे विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। विकलांगता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछले वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विकलांगता पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है मुख्य परीक्षा के लिए, समाजशास्त्र वाले भी ध्यान दें, भारत की लगभग 2.2% आबादी किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित है। ये प्रश्न भी आ चुका है यूपीपी। विकलांग व्यक्तियों, दिव्यांग कहेंगे यहाँ पे। विकलांग शब्द थोड़ा सा देखिए, विकलांग से दिव्यांग शब्द को चेंज करने का बहुत लोगों ने आलोचना की थी कि दिव्यांग क्यों कहा जा रहा है उनको, है ना? क्या आप उनकी अक्षमता की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं ऐसा कह करके? क्या आप उपहास नहीं उड़ा रहे हैं? उपहास, जब आप लोग जिस समाज में रहते हैं आपको पता है कि विकलांग शब्द का काफ़ी परिहास, लोगों को विकलांग कह के उनका परिहास उड़ाया जाता था। ये लोगों की मानसिक अक्षमता, जो लोग ऐसा करते हैं या करते थे वो मानसिक रूप से स्वयं विकलांग हैं। वो विकलांग जरूर हैं, लेकिन वो दिव्यांग हैं जिनका एक कोई अंग या कोई भी एक से अधिक अंग कुदरत ने नहीं दिया या छीन लिया किसी वजह से, या जन्म से विकलांग हैं या फिर बाद में अक्षम हुए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से जीने का जो जीविशा है उसको नहीं छोड़ी। उन्होंने जो उनके पास है उसी का सफल प्रयोग करके उसी को इतना कुशल बना लिया कि शायद वो अंग होता अगर जो उनके पास नहीं है, शायद वो क्षमता होती उनके अंदर जो उनके पास नहीं है, तब भी वो न कर पाते। इसलिए उनको दिव्यांग कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जिजीविषा है। आपके पास सब कुछ होते हुए, 2 हाथ 2 पैर, आँख नाक कान सब सही सलामत होते हुए भी आपको हमेशा दुख परेशानी सब कुछ रहता है। लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई दिव्यांग व्यक्ति वो सुसाइड जैसा कदम उठा रहा है। बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट सुनने को मिलता होगा। जबकि अगर परेशानी की बात करें तो उनका तो एक अंग है ही नहीं, उनको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो उनको और परेशान होना चाहिए और इरिटेट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसीलिए उनको दिव्यांग कहना ज़्यादा उचित पड़ता है। दिव्यांग उनके लिए इसलिए उचित पड़ता है, एक तो उनको मोटिवेशन मिलता है उससे कि नहीं, जिजीविषा जो हमने अपनी रखी, अपनी जो जीने की इच्छा रखी है, कुछ करने की इच्छा रखी है, ये लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है दिव्यांग कह करके हमें। और कहीं ना कहीं उनको भी ये यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए इस बात का कि हाँ, हमारे पास एक दिव्यांग है जो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, जो फील तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम जरूर कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा था इस बात के पीछे जो वजह है विकलांग से दिव्यांग करने की, वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजह है। ठीक है, एक सामाजिक है कि समाज में लोग विकलांग शब्द का बहुत परिहास करते थे। ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वयं विकलांग हैं उनको मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति कहें तो उचित होगा, शायद उससे भी बुरा शब्द यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि दिव्यांग इसलिए कि उनको मोटिवेशन मिले, लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को, ऐसे लोगों का परिहास जो उड़ाते थे उनको भी ये लगे कि नहीं दिव्यांग है ये, है ना, इनके पास कुछ ना कुछ दिव्य है। तो एक प्रकार ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए इसे, न कि किसी और परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। सुधार की जहाँ तक बात है, सुविधा की जहाँ तक बात है, तो सरकार को उसके लिए प्रयत्न करने होंगे, NGOs को इसके लिए प्रयत्न करने होंगे, समाज को भी इसके लिए प्रयत्न करने होंगे कि ऐसे लोगों को असुविधा न हो, ऐसे लोगों को क्या हम प्रोवाइड करा सकें, जो भी हो जो जैसे कि बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, हवाई अड्डे हैं,
सड़क हैं, जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे उनको असुविधा हो सकती है। तो सरकार ने अगर सुविधा हर जगह नहीं पहुँच, कहीं सरकार हर जगह नहीं पहुँच सकती है ना, या फिर हो सकता है सुविधा पहुँचने में देरी हो, तो ऐसे लोगों की आपको आगे आकर के मदद करनी चाहिए। तो भेदभाव की बात करें तो निरंतर भेदभाव, सबसे बड़ी समस्या इनके साथ भेदभाव की है। तो निरंतर भेदभाव उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य अवसरों पर समान पहुंच से वंचित करता है। विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी गलत धारणाओं और अधिकारों की समझ के अभाव के कारण उनका दैनिक जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विकलांग महिलाएं और लड़कियां यौन एवं अन्य प्रकार की लैंगिक हिंसा के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं। ऐसी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य की बात करें तो विकलांगता के अधिकांश मामलों को रोका जा सकता है, जिनमें जन्म के दौरान चिकित्सा संबंधी मुद्दों, मातृ स्थितियों, कुपोषण, साथ ही दुर्घटनाओं और चोटों से उत्पन्न होने वाली विकलांगताएं शामिल हैं। हालांकि भारत जागरूकता की कमी, देखभाल और बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अलावा पुनर्वास सेवाओं तक पहुंच, उपलब्धता और उपयोग की भी कमी है। जो सुविधाएं पहुंच रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पा रही गंतव्य तक क्योंकि उसकी जानकारी या तो नहीं है, या तो वहाँ तक पहुँचने की सुविधा नहीं है। अर्थात कम्युनिकेशन गैप जो है, ये सबसे बड़ा एक मतलब कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जटिलता, सबसे बड़ी दुविधा बना हुआ है अभी तक। कम्युनिकेशन गैप जो है, जागरूकता के साथ कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको सुलझाने के लिए जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उसको सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत ही सारे कार्यक्रम उनके लिए चलाए जा रहे हैं। अगर उन्हें जानकारी हो जाए तो आवागमन के साथ साथ जो भी सुविधाएं, चाहे वो आरक्षण की सुविधा हो सरकारी सेक्टर में, निजी सेक्टर में भी कहीं कर दिए हैं, तो वो सब उनको पता हो तो मोटिवेशन होगा, वो आगे के लिए काम कर सकेंगे। शिक्षा, विकलांगों के लिए विशेष स्कूलों तक पहुंच, प्रशिक्षित शिक्षकों एवं शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। रोजगार, भले ही कई वयस्क दिव्यांग उत्पादन कार्य करने में सक्षम हैं, परंतु वयस्क दिव्यांगों की सामान्य आबादी की तुलना में बहुत कम रोजगार दर है। पहुंच की बात करें, देखिए ये जो बेरोजगारी की बात है, ये तो न सिर्फ विकलांग वयस्कों के साथ बल्कि जो आम वयस्क हैं उनके साथ भी है। तो वो जब आम वयस्क के साथ है तो दिव्यांगों के साथ तो होगी ही होगी और प्रबल होगी, ये सबको पता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहुंच की बात करें तो भवनों, परिवहन सेवाओं तक भौतिक पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सरकार के द्वारा सुगम्य भारत अभियान जैसे अभियान चलाने से, लोगों को जो टूल्स हैं वितरित करने से, जो वाहन हैं, ठीक है, उनके सुलभ आवाजाही के लिए वितरित करने के बावजूद भी अभी प्रत्येक स्थान पर ये सुविधा नहीं हो पाई है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ डेवलप नहीं है कि इतनी जल्दी, इतनी त्वरित गति से उनको सुविधा पहुँचाई सके। ये बहुत ही कटु सत्य है। तो ये एक बड़ी चुनौती है इस रास्ते में। अपर्याप्त डेटा और आंकड़े, तो परिशुद्ध और तुलनीय डेटा एवं आंकड़ों की कमी विभिन्न नीतियों में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने में बाधा डालती है। आपको हम बता दें कि जनसंख्या 2011 में दिव्यांगों की संख्या लगभग 2.1% आंकी गई पूरे जो भारत की जनसंख्या है। उसकी आलोचना करते हुए जो जनगणना से जुड़े हुए एक सदस्य थे, उन्होंने ही कहा था कि अगर सही जनगणना होती, दिव्यांगों की सही गणना होती, सही आधार होता उसका, तो ये संख्या 10 गुने से भी ज़्यादा होती। मतलब इतने यहाँ पे दिव्यांग हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी बाधा है ना, सही आंकड़े ना होना। संवैधानिक प्रावधान, और ये भी आंकड़ा नहीं कि मतलब कि किस प्रकार के कितने दिव्यांग हैं, जो भी आंकड़ा हवा में है उसकी सही स्पष्ट जानकारी नहीं है।
संवैधानिक प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर कार्य, शिक्षा एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। आपका जो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बना है, ये इसी अनुच्छेद 41 के सिद्धांतों पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में दिव्यांगों और बेरोजगारों को राहत विषय निर्दिष्ट हैं। 7वीं अनुसूची में, ये राज्य सूची में दिव्यांगों और बेरोजगारों को राहत विषय निर्दिष्ट हैं। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले। संबंधित पहले जो भारत सरकार ने, अन्य सरकारों ने चलाई हैं, तो भारत सरकार की जो पहले हैं, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, एडीप योजना, दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप। आपको एक यहाँ पे दिव्यांगों की बात हो रही है तो एक बड़ी रोचक कहानी हो सकता है आप लोगों के काम आए। आयोग से जुड़ी, आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई है, 2018 की बात है और उसमें हम नाम भी लेना चाहेंगे। और ऐसी अन्य तमाम पहले जो हैं ये पहले से चल रही हैं, कुछ नई चल रही हैं, कुछ आएंगी, लेकिन इनकी पहुंच, और जैसे कि हमने इन समस्याओं की बात की, ये समस्याएं जब तक रहेंगी तब तक इनका उतना प्रभावी हो पाना नज़र नहीं आता निकट भविष्य में कि इन समस्याओं से जल्दी जल्दी निजात मिलेगी। ठीक है, तो ये समस्याएं सबसे पहले दूर हों, उसके बाद तो सुविधाएं तो पहुंच ही जाएंगी। सुविधाओं तक पहुंच तो पहले सुनिश्चित हो। आगे की राह क्या है? तो वही सुलभ और दुर्लभ के बीच की बढ़ती दूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सभी क्षेत्रों में पहुंच स्थापित कर इस अंतराल को खत्म करना होगा। इस तरह के प्रयासों में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने पर शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को शामिल करना, अभिगम्यता कानूनों और विनियमों को लागू करना, भौतिक पहुंच और सार्वभौमिक स्थिति में सुधार करना, वैमनस्य को कम करना तथा विकलांग व्यक्तियों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के लिए व्यक्तियों और समुदायों हेतु उपकरण विकसित करना शामिल है। अंततः इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रमुख तरीकों में से एक है निर्णय और नीति निर्माण में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन मामलों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जो उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है बाल यौन शोषण। ये भी आपके सेकेंड और थर्ड पेपर दोनों में से किसी में आ सकता है और आपके फोर्थ पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही मुद्दे जो हैं। तो हाल ही में वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट 2021 से पता चलता है। किसने जारी किया? वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। ये समाजशास्त्र वाले बिल्कुल नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए भी ये आंकड़ा कि कोविड-19 ने बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया था। वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस 200 से अधिक सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक मूवमेंट है जो बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के खिलाफ वैश्विक प्रक्रिया को बदलने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑनलाइन यौन शोषण से प्रभावित लोगों का प्रतिशत, जो ऑनलाइन दुर्व्यवहार यौन शोषण से प्रभावित लोग हैं उनका प्रतिशत अगर देखें तो विकसित देशों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका कारण देखने को क्या मिलता है? यहाँ शिकायतें ज़्यादा होती हैं। भारत जैसे देशों में क्या होता है कि लोग शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे मामले कम नज़र आ रहे हैं। 50% ही नज़र आ रहा है साउथ एशिया में, जबकि असल में बहुत ज़्यादा होगा। 71% नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। 71% लोग प्रभावित हैं, मतलब प्रभावित होते ही मतलब तुरंत वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो 71% फिलहाल जो आंकड़ा है वो यही दर्शा रहा है। आंकड़ों को देखने को यही पता चलता है कि 71% नॉर्थ अमेरिका में, 67% ऑस्ट्रेलिया में, फिर वेस्टर्न यूरोप में 65%। विकसित देशों की ये हालत है। भारत जैसे देशों में, साउथ एशिया में 50% है। ठीक, सबसे कम सेंट्रल अफ्रीका में है। तो ये सब चीज़ें, ये आंकड़े आप देख सकते हो और इसको आप इसी तरीके से चाहें तो अगर यौन शोषण का कोई अगर प्रश्न आता है, अगर इस तरह से लिख देते हैं
तो बहुत अच्छे अंक आपको मुख्य परीक्षा में मिल सकते हैं। प्रमुख बिंदु, विगत 2 वर्षों में बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट ज़्यादातर लोगों ने किया है। कोविड-19 के चलते विश्व भर में ऐसी स्थितियां बनी जिन्होंने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के अनुसार बच्चों द्वारा स्वनिर्मित यौन सामग्री में वृद्धि एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। बच्चों द्वारा स्वनिर्मित यौन सामग्री, अपने द्वारा अपने से निर्मित जो यौन सामग्रियां हैं, मतलब अपने से वीडियो बनाकर फोटो अपलोड करना, कुछ खींच करके आपत्तिजनक, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है जो कि चिंताजनक प्रवृत्ति है। ट्रांसजेंडर, गैर बाइनरी, LGBTQ समुदाय जो हैं और या विकलांगों को बाल्यावस्था के दौरान ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार का अनुभव होने की अधिक संभावना थी, ये रिपोर्ट में आया। भारतीय परिदृश्य में देखें तो महामारी के दौरान नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन ने अपनी वैश्विक साइबर टिपलाइन में संदिग्ध बाल यौन शोषण की रिपोर्ट में 106% की वृद्धि का संकेत दिया। मतलब 106% वृद्धि इन मामलों में हो सकती है। NCMEC यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन NGO है। इसके अलावा भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बाल यौन शोषण सामग्री की सर्च में 95% की वृद्धि हुई थी। मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने सर्च किया था, कितने बेशर्म लोग हैं कि सर्च किया था बच्चों के सेक्स वीडियोस के लिए, सेक्स पिक्स के लिए। ठीक है, तो बाल यौन शोषण संबंधित समस्याओं की बात करें तो बहुस्तरीय समस्या एक तो ये हो गई है, समाज में हर जगह विद्यमान है, यहाँ की घर में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण प्रवर्धन, मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने बाल शोषण तथा दुर्व्यवहार को और अधिक बढ़ा दिया है। साइबर बुलिंग, उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं। अप्रभावी विधान, हालांकि भारत सरकार ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो अधिनियम किया है, लेकिन यह बच्चों को यौन शोषण से संरक्षित करने में विफल रही है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? आपको पता है कि IPC के प्रावधानों को बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया गया है। जो कैद थी, उम्र कैद, उसको फांसी तक के मतलब कि सजाए मौत तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, अक्सर आ जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो दोष सिद्धि की निम्न दर, तो पॉस्को अधिनियम के तहत दोष सिद्धि की दर केवल 32% है, अर्थात 100 मामलों में 32 मामले ही उसमें ही दोष सिद्धि होती है। बाकी के जो मामले हैं 68 जो मामले हैं 100 में से, वो उसमें लोग बच जाते हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान औसतन लंबित मामलों का प्रतिशत 90% है, अर्थात लंबित है मामले, कुछ भी आरोपी को दंड तक नहीं मिला है। न्यायिक विलंब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 16 महीने लग गए, जबकि पॉक्सो एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पूरी सुनवाई और दोष सिद्धि की प्रक्रिया 1 वर्ष में पूरी की जानी चाहिए। बच्चे के प्रति मित्रता का अभाव, तो बच्चे की आयु निर्धारण से संबंधित चुनौतियां भी एक महत्वपूर्ण बात है, विशेष रूप से ऐसे कानून जो वास्तविक उम्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि मानसिक उम्र पर। तो ये एक आपने देखा कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें उम्र के आधार पर ही एक को छोड़ दिया गया है ना, उसके वास्तविक उम्र पर ध्यान दिया गया, जो मानसिक उम्र थी, जो क्रूरता का स्तर था, वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया। बाल यौन शोषण को रोकने के लिए भारतीय, आप देखते हो बच्चियों से जो रेप की घटनाएं होती हैं उसमें अक्सर कोई न कोई 16 से 18 वर्ष का एज का व्यक्ति शामिल होता है, 16 से 20 इस तरह से होते हैं ना। तो ऐसे लोगों के साथ तमाम NGOs आ जाते हैं इनके बचाव में, है ना, कि सुधर जाएगा, छोड़ दो, इस तरीके से, जैसे निर्भया केस वाले में आ गए थे। बाल यौन शोषण को रोकने के लिए भारतीय पहलें क्या है? बाल शोषण रोकथाम एवं जांच इकाई का गठन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, किशोर न्याय अधिनियम, देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016, ऑपरेशन स्माइल, ये सभी प्रमुख योजनाएं, बहुत स्कीम्स, ठीक है, चलाई गई भारत सरकार के द्वारा। आगे की राह की बात करें तो व्यापक ढांचा, रिपोर्ट बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने तथा बच्चों को सुरक्षित रखने की भूमिका के लिए एक साथ काम करने के अलावा दुर्व्यवहार के खिलाफ रोकथाम गतिविधियों को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है। बहुहितधारक दृष्टिकोण की बात करें
तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कानूनी ढांचे, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों और मानकों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता, स्कूल, समुदाय, एनजीओ भागीदारों तथा स्थानीय सरकारों के साथ साथ पुलिस व वकीलों को शामिल करते हुए एक व्यापक आउटरीच प्रणाली विकसित किए जाने की अभी आवश्यकता है, ताकि सभी स्थानों पर, जब कहते हैं ना कि चारों तरफ जब जोर लगेगा तभी जो है कुछ हो सकता है। तो जहाँ जहाँ बच्चों से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जहाँ उनको न्याय मिल सकता है, जो उनको न्याय दिला सकते हैं, वो सभी जब एकजुट होकर के इसके अगेंस्ट खड़े होंगे बाल यौन शोषण के खिलाफ, तभी इसको रोका जा सकता है सही मायनों में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।